नमस्कार। बजट विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा पंड्या और आज हम बजट को डिकोड करेंगे, माने हर एक क्षेत्र को क्या मिला और क्या रह गया, इसकी हम समीक्षा करेंगे। और इसके लिए आज सारे दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सबका परिचय मैं कराती हूँ। शुरुआत करते हैं गौरव मशरूवाला, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और साथ ही बेस्ट सेलर योगिक वेल्थ के ऑथर हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नौशाद पंजवानी, जिन्होंने सालों से रियल एस्टेट को खास करके नजदीकी से देखा है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं चित्रलेखा डिजिटल के एडिटर केतन त्रिवेदी, और साथ ही जिन्होंने इकोनॉमी और मार्केट को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है, वैसे सीनियर जर्नलिस्ट जयेश चेतलिया। आप सबका स्वागत है। जैसे हमने कहा कि हम आज डिकोड करने वाले हैं इस साल के बजट को। बजट आता है और वो भी इस साल का बजट हमने देखा इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन आया है। केतन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि ये इलेक्शन के बाद का बजट है। क्या इसमें थोड़ी बहुत कहीं से हम दिख रहे हैं कि इलेक्शन की झलक है, या जो भी आउटकम आया उसकी एक कहीं झलक दिख रही है? आप इस बजट को राजनीतिक पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे? देखिए, साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि ये बजट में सबसे बड़ी जो चीज है कि कोई मेजर इकोनॉमिक या ऐसे कोई मेजर रिफॉर्म की तरह ये बजट हमें कहीं सूचित नहीं कर रहा है। इसका एक राजनीतिक संकेत ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ पॉलिटिकल जोखिम उठाने से दूर रही है और एक सेफ गेम खेलना पसंद किया है। ये सबसे पहला संकेत इससे मिलता है कि गवर्नमेंट इस हालत में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे जो पॉलिटिकल इक्वेशंस इलेक्शन के बाद बने हैं उसमें कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, गड़बड़ हो जाए या अलायंस नाखुश हो। दो टीडीपी और जेडीयू का जो प्रेशर था, जेडीयू ने शुरुआत की थी बिहार को स्पेशल स्टेटस के बारे में, लेकिन वो नहीं दे सकते, वो एक पॉलिटिकल कंपल्सन है। शायद जेडीयू के नीतीश कुमार भी जानते थे कि ये बिहार को स्पेशल स्टेटस देना मुश्किल है, लेकिन स्पेशल स्टेटस मांगे ही गए तो वो नहीं मिलेगा तो और कुछ तो मिलेगा ही। और वो नीतीश कुमार का कल शाम का जो रिएक्शन था उससे भी साफ हुआ है कि इज हैप्पी विद दैट 60,000 करोड़ जो बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। तो वो अपना जो प्रेशर टैक्टिक है उसकी काम कर गई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो प्रेशर टैक्टिक है वो काम कर चुकी है। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिला है। लेकिन आज जो केंद्र सरकार के सामने जो नई चैलेंज आई है वो ये है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को एक क्लीन स्वीप मिला है, वहां के लोग थोड़े बहुत नाखुश है कि हमें कुछ नहीं मिला है। स्पेशली महाराष्ट्र को लेके आज काफी पार्लियामेंट में हल्ला मचा है कि महाराष्ट्र को स्पेशली कुछ नहीं मिला है। तो उसका एक संकेत आगामी समय में जो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेके भी कुछ लोग बजट को इस तरह से देखते हैं कि जहां आमतौर पे हमने देखा है कि जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां के स्टेट पे काफी फोकस किया जाता है, वहां के प्रोजेक्ट्स को काफी एक्सेलरेट किया जाता है, बजट एलोकेट किया जाता है। लेकिन ये समझना अभी आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि क्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है या तो कोई विशेष जोगवाई नहीं की गई है। और मुझे लगता है कि बजट सेशन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके जो विपक्ष ने हल्ला मचाया है वही इस बजट का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। जी ज़रूर। वही हमने सारा पढ़ लिया होगा अभी तक बजट, और अगर दूर से देखें नौशाद जी, तो ऐसा लग रहा है कि बजट तो सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बनाया गया है। आपका क्या कहना है? तो रियल एस्टेट एक एक ऐसा असेट है जहाँ पे कोई भी अगर डेवलपमेंट की बात करे तो टच पॉइंट हो जाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाले हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हों जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, रोड, रेलवेज, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, शिपिंग, तो नए विस्तार में प्रगति होने की बात होती है। तो वहाँ पे हाउसिंग डिमांड ज़रूर बढ़ेगी, ऑफिस की डिमांड बढ़ेगी, तो रियल एस्टेट एंगल वहाँ आ गया।
स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, ये भी रियल एस्टेट ही गिना जाता है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की बात कही गई है यस, इसमें। तो ये सारे जो है रियल एस्टेट को टच करते हैं। तो इसका एक मैं बहुत बड़ा एडवांटेज ये समझता हूँ कि डी कंजेशन ऑफ मेट्रोज जो है, आज 10-12 टॉप मेट्रोज ले लीजिए जिसमें बहुत सारा कंजेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए या हार्ड एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट इंटरनल जो है वो ले लीजिए, वो चोक हो रहा है। तो डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से माइग्रेशन रोकना ज़रूरी है। तो माइग्रेशन कैसे रोकेंगे? आप, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है और उसको नए विस्तार को डेवलप करेंगे तो लोग वहाँ से फिर यहाँ नहीं आएंगे और वहीं होंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ले लीजिए, वन ऑफ द फर्स्ट मेरे करियर में मैंने देखा था कि कोंकण रेलवे जब आज से 15-20 साल पहले जब भी डेवलप हुआ था, तो उस रीजन में, यहाँ से मैंगलोर तक के रीजन में जो लोग बम्बई आते थे नौकरी करने के लिए एज वेटर, शेफ्स, जो भी है, उन्होंने अपने छोटे छोटे स्टॉल स्टेशन पे डाल दिए, वहाँ पे डाल दिए, तो उस वजह से माइग्रेशन बंद हो गया। तो इस हिसाब से हर जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, माइग्रेशन बंद होगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जिस वजह से हाउसिंग, ऑफिस की डिमांड्स बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये ले लीजिए। उसके अलावा जो इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने की बात की है, 100 इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें से कुछ 6 को सैंक्शन भी मिल गया है, तो उसके वजह से वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट होने की बात है। आज कौन चाहता है कि महंगे विस्तार में फैक्ट्री डाले? अगर बिल्कुल सस्ते दामों में ज़मीन मिलती है तो फैक्ट्री वहाँ पे डालना बहुत मुनासिब है, वहाँ पे कनेक्टिविटी है, वहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली जो अलोकेशन हुआ है वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था गौरव जी, रोजगार। सबकी नज़रें उसी पे थी कि रोजगार कैसे जनरेट होगा। तो आपको लग रहा है कि सबकी जो मांगे थी वो कहीं पूरी होती दिखी हैं? देखिए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, केतन जी ने बिहार और आंध्रा की बात। अभी ये कहीं भी डेवलपमेंट हो, रोजगार तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा यूथ के लिए इंटर्नशिप, गारंटीड पेमेंट, विमेन के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल, ये सब से रोजगार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ होगा ही होगा। और अगर वो होता है तो पर्सनल फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी। ज़रूरत थी एक अच्छे रोज़गार की, और इतने सारे जो डेवलपमेंट होंगे उसमें भी रोज़गार जनरेट होगी, लेकिन खासकर जो इंटर्नशिप का जो मामला है वो एक बहुत अच्छा उन्होंने सजेस्ट किया है। उन्होंने कंपनियों को बोला है कि चलो भाई हम भी थोड़ा पैसा देते हैं, हाँ, और आप भी थोड़ा लगाए, और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार बढ़ता दिखे, वो एक मुझे लग रहा है कि इनका एक मोटिव था जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट। और वो करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को इंडियन यूनिवर्सिटी में 10 लाख तक के लोन की बात कर। हाँ, ये बड़ी बात है, जिनको अगर विदेश में कहीं एडमिशन ना मिले वो यहाँ पे भी एडमिशन लेके स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। मैं तो उल्टा सोचता हूँ, पहले यहाँ ट्राई करो फिर वहाँ जाओ, लेकिन वैसा नहीं है कि डायरेक्टली रोजगार उनको तैयार करो, तैयार होने के बाद रोजगार। तो वी आर डेवलपिंग, nurturing at early stage, then entering to a job. Right. तो वही इन सब चीज़ों पे बात करते हैं ना, जिसका सीधा असर होता है वो मार्केट और इकोनॉमी। क्योंकि जैसे हम बहुत सारे आंकड़े देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट हो गया, कैपेक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, भाई हमारे लिए क्या काम का है। तो मार्केट पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगे, क्या मार्केट खुश है इस बजट से? बजट से खुश तो नहीं है इतना। उसकी वजह है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो बढ़ोतरी की है, जो अनएक्सपेक्टेड है। उसमें कम हो ये टैक्स, ऐसी उम्मीद थी बहुत टाइम से, उसके बदले बढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इतना खुश तो नहीं है, मगर साथ में मार्केट इतना नाराज भी नहीं है। उसका इंडिकेशन ये है कि जिस दिन बजट आया कल, तब मार्केट काफी गिरता 1000 पॉइंट के ऊपर, 1200 पॉइंट के आसपास तक गिरता रहा, मगर बंद होने तक वो काफी रिकवर हो गया।
और फिर नॉमिनल करेक्शन के साथ वो बंद रहा। यानी मार्केट को ये उम्मीद है कि ये शॉर्ट टर्म इसको देखा जाए, उससे बेहतर है हम लोग उसको एक स्थिर और विवेक बुद्धि का उपयोग करके कोई जल्दबाजी न करे और इस तरह देखे मार्केट को। दूसरा एक मुझे लगता है कि बजट के पहले जो भी हवा फैलाई गई थी या फैली थी, जिसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो जो जितने बैंड बाजे बजे थे उतनी बारात निकली नहीं। बैंड बाजे काफी बजे थे, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास को, सैलरी क्लास को काफी कुछ मिलेगा। उसकी वजह से दो चीज होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी। ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे हुआ नहीं है। दूसरी उम्मीद थी कि लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे तो वो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, मगर जो डायरेक्ट टैक्स में फेरफार किए गए हैं उसमें जो बचता है फंड, दैट इज 17,500, दैट इज लाइक नथिंग पर एनम। 17,000 इज लाइक नथिंग, यानी महीने का कितना हुआ और दिन का कितना हुआ। तो दैट इज नॉट ए बिग इंसेंटिव फॉर सैलरी क्लास और मिडिल क्लास। तो उसमें कोई ज्यादा उम्मीद पूरी नहीं हुई है। इसकी वजह से मार्केट अभी सिर्फ वॉच कर रहा है, क्योंकि बजट में काफी ये होता है कि फाइन प्रिंट बाद में निकलती है, कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट डे से शुरू होता है फाइन प्रिंट निकलना। तो आई थिंक मार्केट इज वॉचिंग। आज भी मार्केट नेगेटिव है 300 350 पॉइंट, यानी थोड़ा जो बोल रहे थे कि ओवर वैल्यूएशन ऑलरेडी हो गया है। और बजट एक इतना बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्केट 80 क्रॉस करके 81 भी क्रॉस कर चुका था, और निफ्टी 24,000 क्रॉस करके 24,500 भी क्रॉस कर चुका था। अभी वो लोग करेक्शन मोड में है। तो एज पर द सिचुएशन ऑल्सो अभी मार्केट के पास ट्रिगर क्या है? बजट का ट्रिगर तो पूरा हो गया, अभी इम्पैक्ट का ट्रिगर इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंगली सिचुएशन और क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। इसलिए मार्केट पे अभी तुरंत तो कोई उम्मीद नहीं है फास्ट बहुत बढ़ जाने की या बहुत गिर जाने की। 80 के ऊपर टिका रहा तो भी ठीक है, और इन्वेस्टर कभी कभी स्मॉल और मिड कैप पे डाइवर्ट होंगे या लार्ज कैप पे डाइवर्ट होंगे। मार्केट के पास अभी कोई सॉलिड ट्रिगर नहीं है। ऑफ कोर्स उम्मीद जो अच्छी उम्मीद है, एक होप है मार्केट को, दैट इज लिक्विडिटी इज देयर स्टिल। लिक्विडिटी from mutual funds is lot of liquidity is there, and that fund through SIP or through different schemes coming to the market. Second, foreign investor का भी इंडियन इकोनॉमी पे जो विश्वास बना है और बना रहा है, और the continuity of the economic reforms and policy is also encouraging them or at least attracting them to invest in India compared to other emerging country. ये मेरा मानना है। तो मार्केट में भी वेट एंड वॉच थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा स्टडी करना चाहिए। यस जी, वही निवेश की बात आगे हम करेंगे जरूर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है मार्केट के लिए। लेकिन क्योंकि मार्केट में हलचल हुई नौशाद जी, उसमें एक कारण रियल एस्टेट भी था। इंडेक्सेशन हटाया गया है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं कभी कोई प्रॉपर्टी बेचने जाए तो ये इंडेक्सेशन हटाए जाने का एक्चुअल क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या पुरानी जितनी बिल्डिंग्स हैं या घर हैं वो बिकने कम हो जाएंगे या फिर क्या होगा? तो इसमें थोड़ा लाइट हार्टेडली कहूँ तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जो थोड़ा सा दिया है ध्यान भटकाने के लिए, उन्होंने स्पीच में मेंशन किया था, जो बड़ा सा ले गए हैं वो स्पीच में मेंशन नहीं किया था। तो क्या मेंशन किया है, उन्होंने कहा पहले तो 3 साल होल्डिंग पीरियड जो था उसको अभी 2 साल कर दिया है। तो लोग खुश हुए कि होल्डिंग एक डिमांड थी कि आपकी डिमांड हमने सुन ली। दूसरा उन्होंने कहा कि 20% से अब 12.5% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फिर लोग खुश हुए क्योंकि ये हमारी डिमांड थी। फिर जो डिमांड नहीं थी वो उन्होंने धीरे से डाल दिया, जो स्पीच में मेंशन नहीं किया, वो एक इंडेक्सेशन का जो है। तो इसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एसएससीज कम होगा, क्योंकि कितने ऐसे लोग इंडिया में हैं जो
25 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बहुत कम होंगे, 10,000 लोग साल में शायद बेचते होंगे जिनकी प्रॉपर्टी है इतनी और उनको अप्रिसिएशन मिला है। मगर वो 10,000 जो है उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिला है कि कहीं के एग्जाम्पल ले लें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉस्ट जो 2001 का उन्होंने मर्सीफुली इंडेक्सेशन रखा है कि 2001 से पुरानी है तो आपको वो कॉस्ट नहीं लेना है, आपको कॉस्ट 2001 का जो कॉस्ट है वो लेना है। तो अज्यूम करिए 2001 को वो कॉस्ट 1 करोड़ रुपया था, आप अभी 24 साल के बाद बेच रहे हो और आपको अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला है, आप 25 करोड़ में बेच रहे हो, तो इसके ऊपर इंडेक्सेशन के साथ आपका टैक्स कुछ 27 लाख के आसपास आ रहा था। अब विदाउट इंडेक्सेशन वही प्रॉपर्टी आप 4 करोड़ का जो आपका गेन है उसको जो आप करोगे 12.5% से, तो आपको 50 लैक्स का टैक्स आएगा। तो ये जो 27 और 50 लैक्स के बीच का जो गैप है 23 लाख के आसपास का, वो एक एडिशनल बर्डन है जो बहुत बड़ा बर्डन है किसी भी एक उसके लिए। और इसमें जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग एक प्लेन एरिथमेटिक कैलकुलेशन ले रहे हैं, बट आप ये सोचिए कि ये प्रोविजन किसको अप्लाई होगा? जो पुरानी प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसके बदले में नई प्रॉपर्टी ले रहा है पूरे वैल्यू से, जो भी कंडीशंस है, तो उसको कोई टैक्स नहीं आ रहा है। ये उनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मगर जो नहीं ले रहा है, तो ये कौन है जो नहीं ले रहा है? या तो उसने डिस्ट्रेस में प्रॉपर्टी बेची है, बिजनेस में लॉस हुआ है, या कोई घर में एक्सीजेंसी मेडिकल या कोई आया है इमरजेंसी जिस वजह से बेच रहा है, तो उसको जितना पैसा मिले वो उसके हित में है। उसमें से भी आप ये एग्जाम्पल के हिसाब से 23 लाख और ले जा रहे हो, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। तो यहाँ पे री इंडेक्सेशन का मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बेच रहे हैं और जो नीड में है उनको होगा। तो दैट इज माई और हमारी वो मांग थी जो पूरी नहीं हुई, जो आपने हमें बताया था प्री बजट इसमें। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है जो देख रहे हैं इंडेक्सेशन का ये जो मामला था, इसकी वजह से बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स पे, कंपनीज पे इसका असर पड़ा है, जो हमने कल मार्केट में देखा। लेकिन हमने देखा इस बजट में ज़्यादातर देखा हमने गरीबों के लिए, वुमेन के लिए, अन्नदाता के लिए और युवा के लिए, इन 4 कैटेगरीज में इन बजट को आंका गया था। केतन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बजट में हमेशा कहते हैं ना सबसे ऊपर होता है। इस बार हमने देखे तो इतने सारे हमें अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर के लिए नहीं देखे गए। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले इस बजट को समझने के लिए जो कुछ देर पहले जयेश भाई ने बात की कि ये बजट की इम्पैक्ट है, उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। जो भी प्रपोजल्स बजट में दरखास्त की गई, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगी हम जुलाई के एंड में है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा और सभी जो दरखास्त है वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके लिए अभी 4-6 महीने का समय लगेगा। और मीन टाइम 6 महीने के बाद अगले फरवरी में नया फुल फ्लेज बजट आने वाला है। तो इसको ऑल्दो इट इज ए फुल बजट कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिड गैप अरेंजमेंट है फाइनेंशियल, क्योंकि अगले फरवरी में गवर्नमेंट फुल फ्लेज बजट अनाउंस करने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और तब तक वो पॉलिटिकल इक्वेशंस भी, असेंबली चुनाव भी के रिजल्ट नतीजे भी आ चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार जो भी बड़ा कदम अनाउंस करना चाहेगी, वो शायद उनके ऐसी सोच हो सकती है कि वो अगले फरवरी में जो पूरे साल तक उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस पर शायद राह देख रही है सरकार। और इसीलिए नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, आप देखो कि रेलवे के लिए कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं है। मतलब रेलवे एक जमाने में जो सेपरेट बजट हुआ करता था, फिर उसको जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बावजूद भी हम हर एक बजट में पिछले बजट तक देखते आए हैं कि रेलवे के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान या कुछ अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट की जाती थी, चाहे वो नई ट्रेन की अनाउंसमेंट हो, वंदे भारत जैसी, या नई रूट की कोई कोई किसी भी अनाउंसमेंट रिफॉर्म की
होती थी, लेकिन रेलवे के लिए इस बजट में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है। इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए भी अदर देन एमएसपी जो सालों से आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि बजट में अनाउंसमेंट होती है लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो काफी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, क्योंकि उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का एक इक्वल रोल होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं है। तो ओवरऑल बजट में देखें तो ऐसी कोई एक दो तीन बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है जो हर एक बजट में हम देखते आए हैं, एक्सेप्ट कि ये 1 करोड़ युवाओं को जो प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप की जो घोषणा की गई है, वो भी हमें देखना है कि यदि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से उनको वेलकम करता है, प्राइवेट सेक्टर किस तरह से गवर्नमेंट के साथ उसमें जुड़ेगा। टॉप 500 कंपनी का जो जिक्र किया है, उस कंपनियां खुद उसमें कितनी एंथुसियास्टिक है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, वो सभी, और उसका एक फ्रेमवर्क भी अभी हमारे सामने वो स्पष्ट नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी सरकार ने एक तरीके से देखा है कि अभी अ, किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एमएसपी का है, उसको थोड़ा एड्रेस करो। 5 स्टेट में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की है, उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से देखो। जो भी रिएक्शन आता है वो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट फुल फ्लेज फाइनेंशियल बजट, कि उसमें शायद इस बजट का कोर्स करेक्शन करके कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ज़रूर, जो नए घर लेने वाले होंगे उनके लिए महिलाओं के नाम पे जो अगर आप घर लेते हो तो स्टैम्प ड्यूटी उसमें भी आपको एक कट मिलेगा, लेकिन वो एक कह सकते हैं ना, एक कैच है नौशाद जी, कि राज्य सरकार पे ये डिसीजन डाला गया है, तो राज्य सरकार जो डिसाइड करेगी वही होगा। तो इसमें ये नया प्रावधान नहीं है। सालों से कई नॉर्थ इंडिया के स्टेट में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, अलग अलग स्टेट्स में 1 से 2%, 1 to 2% पहले से विमेन के लिए कंसेशन था और इसका दिया हुआ है। अब यही चीज को कह रहे हैं कि पैन इंडिया बेसिस पे सारे स्टेट इसका अनाउंसमेंट जो महाराष्ट्र ने किया जुलाई से 1% फॉर लेडीज वो करेंगे। सो ये एक अच्छी बात है, इसके फायदे बहुत है। तो इसमें जो 1 या 2% बचता है बायर के हाथ में, वो तो एक है ही है, मगर जो इंक्लूजन है, जेंडर इंक्लूजन है, कि हम अगर देखें कि विमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कि आज आपके नाम पे कोई असेट हो, राइट। एक जमाना था मेरी दादी के पास बैंक अकाउंट नहीं था, राइट। आज उनकी कितनी इनसिक्योरिटी होगी, राइट। आज ये प्रॉपर्टी अगर विमेन के नाम पे ली जाती तो उनकी मेंटल, आप सोच लीजिए कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक दूसरा जो नाइंसाफी होती है कि आपको सारी जिंदगी किसी के साथ बिताने के बाद कहीं एक 20-25 साल के बाद कोई एक हादसा हो जाता है, या डिवोर्स हो जाता है, या विडो हो जाते हैं, या बच्चे अगर, या इन लॉज कुछ कर देते हैं, तो वो कहाँ जाएगी उस उम्र में? सारी जिंदगी उसने अपने घर के लिए दी, अपनी फैमिली के लिए दी, उस उम्र में वो क्या करेगी? जब ये प्रॉपर्टी है तो वो एक सिक्योरिटी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे फाइनेंशियली तो एक सिक्योरिटी, सर के ऊपर एक छत है। इसके अलावा अगर हम अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो टैक्स की भी बात करें तो कई बेनिफिट्स भी हैं इसके। पहले तो आप इसको ये समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टी ली जाती है उसमें अगर फीमेल ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, हस्बैंड ने ली है, सिर्फ नाम फीमेल का है, तो उसमें गिफ्ट तो नहीं लगेगा, मगर जो उसको अगर रेंट पे चढ़ाते हैं या उसमें से कोई इनकम आती है तो उसकी इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी हस्बैंड के साथ, तो वो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो वो प्रोपोर्शनेट रेशो में वो इनकम जो है वो क्लबिंग हो जाएगा। बट इसका भी मिटिगेशन है कि अगर घर इनके नाम पे लेने के बजाय अगर इनको लोन दे और फिर ये अपने वो लोन से वो घर ले, तो क्लबिंग का प्रोविजन शायद अवॉइड किया जा सकता है। सो देयर आर एडवांटेजेस ऑफ दैट काइंड जिसको हम ध्यान में रखें, तो बहुत इसमें बेनिफिट ही है। और एक
ये स्टेट आए कि दोनों इक्वल रहे इकोनॉमिकली, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ। ट्रू ट्रू। तो गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें कर ली, तो क्या हमारे घर का बजट बनेगा कि बिगड़ेगा? जैसे केतन सर कह रहे हैं अभी 6 महीने हैं नए बजट को आने के लिए, तब तक क्या बजट में हम हमारे घर के बजट में क्या बदलाव मेरे आएंगे? हिसाब से स्टेटस को रहेगा, हम्म, ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे, हम्म, क्योंकि इतने कुछ प्रावधान नहीं है। डायरेक्टली हाथ में उतने पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए। तो जो कीर्तन जी ने बात की, जब फुल फ्लेज बजट आएगा तभी देखना पड़ेगा, अभी तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो मतलब एजुकेशन लोन है या फिर हम कह सकते हैं इंटर्नशिप है, इनका बहुत मामूली इम्पैक्ट होगा आपका अभी अभी के लिए। हाँ, बाद में नए बजट में अगर कोई बदलाव करते हैं तो देखा जाएगा। तो 6 महीने में आपकी ज़िंदगी बहुत सारी नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ ये एक पहलू है जो धीरे धीरे शायद आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आगे जाके इसमें बदलाव आएगा। तो जयेश जी, मैं आपसे आखिरी बार में ये बात जानना चाहूँगी, क्योंकि बजट हो गया, एक बड़ा इवेंट खत्म हो गया, अब जो इवेंट का इंतज़ार है वो है यूएस इलेक्शन, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या इस यहाँ से हमें कोई मार्केट के लिए इम्पैक्ट आएगा? क्या एक मार्केट प्लेयर की तरह थोड़े कंसर्न अभी भी रखने चाहिए? देखो, आरबीआई पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें तो मोस्टली अभी तक इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है, तो रेट कट अभी भी आने की शक्यता बहुत कम है। और दूसरी तरफ आरबीआई इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबल सिचुएशन में कुछ न कुछ कंसर्न रही है कुछ सालों से। और दूसरा जो है, अभी फोकस जो लोग करेंगे इन्वेस्टर, तो मेरे हिसाब से वो लोग जो सेक्टर को बजट में काफी इंसेंटिव दिए गए हैं, या जिनके लिए ये बिजनेस साइकिल जिस तरह की है अभी की, उसके अंदर जिसके लिए विकास का ज्यादा स्कोप है, ऐसी कंपनियों को पसंद करना होगा लोगों को। सेक्टर वाइज जाने से कुछ नहीं होगा, मगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कंपनियां उनको अच्छा फल नहीं देंगी, तो दे हैव टू बी सिलेक्टिव इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव टू बी सिलेक्टिव इन एग्रीकल्चर। देन सोलर एंड ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए पूरा मिशन है सरकार का, मगर देयर ऑल्सो वी हैव टू बी सिलेक्टिव। एफएमसीजी में जो उम्मीद थी कि भाई एफएमसीजी चलेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, वो अभी मुझे ज्यादा नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा होगा। सरकार ने एक बात को पकड़ के रखा है कि विकसित भारत 2047, ये क्या होता है, सरकार की एक जो चतुराई बोले तो क्या इतना लंबा मिशन दे देते हैं कि ताकि कई आदमी तो रहेंगे भी नहीं, फिर तुम उम्मीद पे जिया करो, फील गुड फैक्टर पे जिया करो। ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली, मगर ये ट्रैवल, ये जर्नी मुझे करनी आपसे पड़ती है। सही बात है, लेकिन एक क्या कहते हैं ना, हर एक बार के बजट में ये कहा जाता है कि सिगरेट की लत ना लगे ना, इसलिए सिगरेट पे हम ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, तो लोग सिगरेट कम पिएंगे क्योंकि सिगरेट महंगी होगी। क्या उसी तरह एफएनओ पे या मार्केट पे जिस तरह टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, आपको लग रहा है लोगों को वहाँ से दूर करके थोड़ा बैंक के साइड में निवेश हो या दूसरा निवेश हो, इस तरह झुकाव बढ़ाए, ऐसा कोई पहलू आप देखते हैं? मुझे लग रहा है क्योंकि जो रिस्क टेकर है ना, वो भी एडिक्टेड लोग ही होते हैं। वो सिगरेट की एडिक्शन हो या फिर सट्टे की एडिक्शन हो, स्पेकुलेशन का एडिक्शन कभी जा नहीं सकता है। कम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसमें क्या है कि जो ये बेसिकली ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दैट इज मिंट फॉर हेजिंग। मगर हुआ क्या है अपने वहां कि हेजिंग के लिए जो लंबा समय होना चाहिए, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, दैट इज द आइडियल पीरियड फॉर हेजिंग। मगर यहाँ तो वीकली वीकली होता है, तो वीकली तुमको हेजिंग की क्या जरूरत पड़ी? इट इज नॉट हेजिंग, इट इज प्योर स्पेक्यूलेशन। तो ये जो टेंडेंसी है, जो कुछ चीजें कसिनो के माफिक बन गई है, तो कसिनो में तो लोग आने ही वाले हैं। वो कुछ ना कुछ जो ग्रीडीनेस होती है और जो रिस्क टेकर है, वो आने वाले हैं। ये एक जो बोलते हैं ना, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें अगर चेंज करना है तो सिर्फ कॉस्ट से नहीं होगा, कुछ ऐसे रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने होंगे, और कुछ ऐसी चीज करनी होगी कि जो
इक्विटी कल्ट को डेवलप करे, नहीं कि स्पेक्यूलेशन को। इक्विटी कल्ट को डेवलप करने के लिए अभी तक इतने सालों में कोई भी सीरियस एफर्ट्स, मेरी दृष्टि से एकदम सीरियस एफर्ट्स, आई एम अंडरलाइंग द सीरियस एफर्ट्स वर्ड्स, ये नहीं हुआ है। बातें काफी हुई है, इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मगर आज की तारीख में आज भी इन्वेस्टर काफी बड़े पैमाने पे फंस जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, और उसमें भी सोशल मीडिया ऐड होने के बाद फंसने की शक्यता ज्यादा में ज्यादा बढ़ रही है, और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। काफी ऐसे किस्से हैं कि जहां पे क्लाइंट कोड का मिसयूज किया जाता है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस में। अब ये ब्रोकर के मालिक बोले कि हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है, हजारों क्लाइंट है हमारे, स्टाफ ने कुछ कर दिया होगा ये वो, मगर इसका कोई उपाय नहीं होता है। फिर वो कंप्लेंट, तो अवेयरनेस की मेन बेसिक जरूरत है जो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, और स्पेक्यूलेशन की तरफ ना लोग ज्यादा झुके, शायद इसका एक प्रावधान यहाँ पे दिख रहा है, राइट। कहने के लिए अच्छा लगता है, मगर इसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए, और लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ाने की काफी जरूरत है। सेबी को आज नहीं पता चला है, 5 साल से पता है कि ये एफ&ओ में ये हो रहा है, मगर चलता ही रहा है। एफ&ओ में नई नई प्रोडक्ट आती ही रहती है, तो लोगों का ध्यान वहां जाएगा ही। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन मेंटालिटी है कि उसको फास्ट मनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, और इक्विटी कल्ट को ज्यादा डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए। ये आपने एक पते की बात कही है, और डेफिनेटली हमारी दोनों मैडम एफएम और सभी चेयरमैन भी सुन रहे होंगे, तो होपफुली इसके लिए कोई आगे प्रावधान जरूर निकल के आए। लेकिन समय की कमी है, इसलिए मुझे आज की जो डिस्कशन है वो यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।